हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर इंडियन फॉरेन ट्रेड। इंडियाज फॉरेन ट्रेड का क्या मतलब होता है। फॉरेन ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड दोनों सेम चीज़ है। फॉरेन ट्रेड में आता है जैसे कि हमने कुछ दूसरी कंट्री से इंपोर्ट किया या एक्सपोर्ट किया। आपको पता होगा इंपोर्ट का मतलब होता है दूसरी कंट्री से सामान मंगाना, एंड एक्सपोर्ट का मतलब होता है अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में जाके सामान को सेल करना। तो उसी को ही हम फॉरेन ट्रेड कहते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन देखो, फॉरेन ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड इंक्लूड्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज। जैसे कि हमने यहाँ से स्पाइसेस को एक्सपोर्ट कर दिया, या फिर हमने बाहर से इंपोर्ट करे पटेटोज, अनियन। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल होते हैं फॉरेन ट्रेड के। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है कॉम्पोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड। तो इसमें देखो कॉम्पोजिशन यानी कि हम क्या क्या फॉरेन ट्रेड में कर रहे थे। सबसे पहले हमने ये ऑब्जर्व किया कि हमारा जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया था, डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया था। यानी कि जब हम इंडिपेंडेंस से पहले और इंडिपेंडेंस के बाद कुछ सालों में ऑब्जर्व किया गया कि बिफोर इंडिपेंडेंस जो था वो इंडिया बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर रहा था, बट उसके बाद उसने उसके एक्सपोर्ट को कम कर दिया। क्यों? क्योंकि हमारा जो प्राइमरी सेक्टर है वो पहले, हमारा प्राइमरी सेक्टर में जो भी रॉ मटेरियल होता था वो सारा एक्सपोर्ट कर देते थे हम फॉरेन कंट्रीज में, बिकॉज हमारे पास मशीनरी नहीं थी, इंडस्ट्रीज कम थी, तो वो बाहर से ही मैन्युफैक्चर होके आता था। सेकंड, हमने देखा कि हमारा जो परसेंटेज ऑफ कन्वेंशनल आइटम है वो भी डिक्रीज हो गया। कन्वेंशनल आइटम्स होते हैं जैसे कि इट इंक्लूड, आप इसके एग्जाम्पल लिख सकते हो, जूट हो गया, आपकी टी होगी, फूड ग्रेन्स हो गए। ठीक है, यानी कि ये भी फूड से ही और फूड क्रॉप से रिलेटेड होता है ज़्यादातर, मिनरल्स हो गए एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें भी हमारे रॉ मटेरियल का ही पार्ट होती है जिसको हम मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ करते थे। थर्ड जो एक अच्छा देखा गया फॉरेन ट्रेड का जो गुड इम्पैक्ट हमें मिला वो था कि हमारी जो परसेंटेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स है वो इंक्रीज होने लग गई थी आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो ये कॉम्पोजिशन हमें ये बता रहा है कि पहले प्राइमरी सेक्टर हमारा जो था उसमें से ज़्यादातर जो रॉ मटेरियल था वो हम बाहर एक्सपोर्ट करते थे, क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ था। बट आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो ग्रो करा, तो हमने अब फिनिश गुड्स बना के पूरे के पूरे सामान को बेचना स्टार्ट किया। यानी कि फॉर एग्जाम्पल देखो, पहले हम कॉटन को सेल करते थे, पर अब हमने क्लॉथ बनाए, उससे मैन्युफैक्चर किया, फिनिश गुड बनाए और उसको सेल कर रहे हैं। ऐसे ही अगर हम पहले वीट को एक्सपोर्ट कर रहे थे तो अब हमने उससे फ्लोर में कन्वर्ट करके बिस्किट्स बना के उसको एक्सपोर्ट करना स्टार्ट किया। यानी कि पहले हम रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट कर रहे थे, बट अब हम शिफ्ट हो गए मैन्युफैक्चरिंग पे और हमने उसकी प्रोडक्शन करी, पूरा का पूरा प्रोडक्ट बनाया और प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट किया, जिससे हमारे को ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। तो आपको लास्ट में लिख सकते हो कि ये इट शोज, जो है कॉम्पोजिशन है, ये हमें ये शो करता है स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, structural transformation from primary sector to, कि अब हमारे जो प्राइमरी सेक्टर, पहले हम प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंड थे यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर पे, उससे हम शिफ्ट हो गए सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर पे। ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट था जो हमने देखा फॉरेन ट्रेड में। तो उसके बाद आपका टॉपिक आता है इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटेजी, जिसको हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में काफ़ी बार 3 मार्क्स में भी आ जाता है, 4 में भी, 6 मार्क्स में भी बहुत बार आता है, पेपर में रिपीट होता है क्वेश्चन। तो आपने ध्यान से समझना है कि होता क्या है। देखो नाम से देखो, इम्पोर्ट और सब्स्टिट्यूशन, यानी कि इंपोर्ट के लिए कोई सब्स्टिट्यूट ढूंढना, कोई और तरीका ढूंढना कि हम इंपोर्ट ना करें और किसी और तरीके पे डिपेंड हो। बिकॉज इंपोर्ट करने से क्या होता है, हमारी कंट्री और पुअर होती जाती है। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब हम अमेरिका से या किसी भी कंट्री से सामान मंगाएंगे तो हमें उनकी करेंसी में उनको पेमेंट करनी पड़ेगी, यूएस डॉलर में, जिससे क्या होएगा कि हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज है ना वो कम होते रहते हैं। हमारी कंट्री के पास जितनी भी फॉरेन करेंसी है वो कम होती रहेगी, जिससे हमारी कंट्री पुअर होती रहेगी, बैकवर्ड होती रहेगी। तो इसलिए हम बोलते हैं कि अपने ही देश का सामान हमें परचेज करना चाहिए। ठीक है, तो आफ्टर इंडिपेंडेंस भी इंडिया ने ये स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट किया था जिसका नाम था इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। ये एक स्ट्रैटेजी थी कि जिसमें हमने ये सोचा था कि जो भी सामान हम फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हैं ना, क्यों ना हम वो सामान अपने ही देश में प्रोड्यूस कर ले। जो चीज़ हम बाहर से मंगा रहे हैं उसको अपने ही देश में बना लें और फिर उसको यूज़ करें।
पहले जैसे बहुत सारे ऐसे फिनिश प्रोडक्ट्स थे जो फॉरेन से ही बन के आते थे। इवन हमारे क्लोथ्स, हमारा जो भी फर्नीचर है, ये सारा सामान फॉरेन से आता था क्योंकि यहाँ इंडस्ट्रीज ही नहीं थी। तो हमने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रीज स्टार्ट एस्टेब्लिश की, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, लार्ज स्केल इंडस्ट्री, और प्रोडक्शन करके उन सामान को अपने ही कंट्री में प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, हमारे फॉरेन एक्सचेंज सेव हुए। तो ये एक स्ट्रैटेजी है जिससे फॉरेन एक्सचेंज सेव होते हैं और हम वो प्रोडक्ट्स को अपनी ही कंट्री में बना लेते हैं जिनको हम पहले इंपोर्ट कर रहे थे दूसरे देशों से। फिर आपकी एक और टर्म आती है एक्सपोर्ट प्रमोशन। क्या होता है, ये भी इसका बिल्कुल अपोजिट है और ये भी पेपर में आता है, 1 मार्क्स में ही आता है ज़्यादातर। तो ये एक स्ट्रैटेजी है जिसमें हम फॉरेन एक्सचेंज को अर्न कर रहे हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन यूज़ किया था, इंडिया ने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन वाली स्ट्रैटेजी लगाई थी। बट काफ़ी सालों बाद आके इंडिया ने रियलाइज़ किया कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन से भी अच्छा होता अगर हम एक्सपोर्ट प्रमोशन करते। तो क्यों? क्योंकि एक्सपोर्ट प्रमोशन से क्या होता है, हम फॉरेन एक्सचेंज को अर्न कर रहे हैं। यहाँ तो हम सेव कर रहे हैं। आप खुद सोचो कि आपके पास 100 रुपये हैं और आप उसे खर्च ही नहीं रहे ये सोच के कि मेरे पास पैसे कम हो जाएंगे। बट उससे अच्छा होता कि अगर हम सेविंग से ज़्यादा अर्निंग पे ध्यान दें कि हम उस 100 रुपये से और कैसे अर्न करें। तो एक्सपोर्ट प्रमोशन इसीलिए एक अच्छी स्ट्रेटजी मानी जाती है क्योंकि यहाँ हम फॉरेन एक्सचेंज को, फॉरेन करेंसीज को अर्न करने के बारे में सोचते हैं। तो एक्सपोर्ट प्रमोशन का मतलब ये होता था कि जो हमारे एक्सपोर्ट है उसकी तुम प्रमोशन करो, कि जो भी चीज़ इंडियन प्रोडक्ट है, जैसे कि इंडियन स्पाइसेस है, इंडिया की ज्वेलरीज है और इंडिया का एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, उसकी फॉरेन में बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो तुम अपने इंडियन प्रोडक्ट्स को बेचो फॉरेन में जाके, इंटरनेशनल मार्केट में अपने डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी अपने जो इंडियन प्रोडक्ट्स हैं उनको एक्सपोर्ट करो। जब आप अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करोगे इंटरनेशनल मार्केट में तो वहाँ से आपको अर्निंग भी होगी। तो इससे क्या होता है, इससे कंट्री बहुत ज़्यादा ग्रो करने लग जाती है क्योंकि हमारे पास अब फॉरेन करेंसी हम अर्न करने लग गए हैं। तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि आपके पास मान लो 100 रुपये है तो आप उसे ही सेव करी जा रहे हो, बिल्कुल सोच सोच के खर्च कर रहे हो उसमें से। उससे तो अच्छा होएगा ना, आप अर्निंग पे फोकस करो। तो बाद में, बहुत बाद में, 1991 के बाद में जाके हमने ये रियलाइज़ किया कि हमें एक्सपोर्ट प्रमोशन स्ट्रेटजीज पे काम करना चाहिए और उसके बाद इंडिया ने एक्सपोर्ट प्रमोशन स्टार्ट किया था। बट पहले इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन था। तो अभी हम इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन के बारे में, इसके गुड इम्पैक्ट क्या रहे और बैड इम्पैक्ट क्या रहे, उसके बारे में स्टडी करेंगे। क्योंकि इंडिया ने तो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन यूज़ किया था तो इसको यूज़ करते के कुछ गुड इम्पैक्ट भी रहे इंडिया पे और कुछ बैड भी। तो देखिए, सबसे पहले गुड इम्पैक्ट की बात करते हैं। तो गुड इम्पैक्ट में सबसे पहला पॉइंट आता है हाई रेट ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। ड्यू टू इनवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजी या इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की वजह से हमने ये ऑब्जर्व किया कि जो हमारी कंट्री है उसमें इंडस्ट्रियल ग्रोथ बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई थी। ठीक है, जो हमारी इंडस्ट्रीज थी वो बहुत ज़्यादा इनिशियल स्टेज पे थी। बट ड्यू टू इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हमने ये डिसाइड किया था कि हम वो गुड्स को अपनी कंट्री में बनाएंगे। तो अपनी कंट्री में गुड्स को बनाने के लिए हमें इंडस्ट्री की तो ज़रूरत पड़ेगी ना। तो इसलिए इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ग्रो ही, हमारा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन देखा गया 1951 से लेके 1991 तक। ठीक है, और इससे हमारा जीडीपी भी इंक्रीज हुआ था। तो आई होप आप सबको पता होगा कि जीडीपी होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना। तो वो इंक्रीज हुआ था जिससे ये पता चला कि हमारी कंट्री में इंडस्ट्रियल ग्रोथ बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई है। सेकंड जो गुड इम्पैक्ट देखने को मिला वो था डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स। पहले आप एक बार सारा समझ लो, उसके बाद आप नोट्स बना लेना वीडियो को पॉज करके। तो सेकंड आपका जो था, इसमें बताया कि डाइवर्सिफिकेशन देखी गई इंडस्ट्रियल के गुड्स में। क्योंकि 1950s में क्या होता था, उससे पहले इंडिपेंडेंस के बाद थोड़े से टाइम में, कि हमारी जो कंट्री थी उसमें ज़्यादातर टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती थी और जूट इंडस्ट्री होती थी। इंडस्ट्री थी लार्ज स्केल बट एक या दो ही थी, बाकी किसी और चीज़ों की इंडस्ट्री थी ही नहीं। बट ड्यू टू इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन हमारी कंट्री में हर चीज़, हर गुड्स की इंडस्ट्री बनने लगी। लाइक आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के लिए इंडस्ट्री बनी, कंज्यूमर गुड्स के लिए इंडस्ट्री अलग से एस्टेब्लिश हुई, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ओपन होने लगी, बहुत सारी हमारी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री एस्टेब्लिश हुई। तो पहले सिर्फ एक दो इंडस्ट्री होती थी, एक दो गुड्स की, बट अब बहुत सारे गुड्स की हमारे डाइवर्सिफिकेशन आ गई, यानी कि बहुत नंबर ऑफ गुड्स के लिए अलग अलग इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश होना स्टार्ट हो गई। नेक्स्ट आपका थर्ड पॉइंट आता है अपॉर्चुनिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। एक और इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन का जो गुड इम्पैक्ट था वो ये था कि इसमें हमारी बहुत सारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एस्टेब्लिश भी हुई थी। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री खुली और बहुत सारी नई इंडस्ट्री ओपन हुई, जैसे मैंने पिछले पॉइंट में आपको समझाया।
जिससे क्या हुआ कि न्यू अपॉर्चुनिटी मिली इन्वेस्टमेंट की इन्वेस्टर्स को, कि जिनके पास एक्सेस मनी है इन्वेस्ट करने के लिए, पैसा कहाँ इन्वेस्ट करें, वो पहले फॉरेन कंट्रीज की जो इंडस्ट्रीज थी उसमें पैसे को इन्वेस्ट करते थे। बट अब जब इंडिया में ही वो इंडस्ट्रीज खुलने लगी तो वो इंडियन की जो इंडस्ट्रीज है उसमें पैसे को इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, जिससे क्या हुआ उनको इन्वेस्टमेंट पे अच्छा रिटर्न मिला, अपॉर्चुनिटी मिली इन्वेस्ट करने की। साथ के साथ इससे क्या हुआ, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए भी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि जब हम अपने लिए खुद एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, यानी कि बिजनेस हमने ओपन कर लिया या खुद की इंडस्ट्री ओपन कर ली स्मॉल स्केल, तो वो भी इंक्रीज होने लग गया, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट भी कम हुई इंडिया में, और इससे हमारे इंडियन इकोनॉमी में ग्रोथ और इक्विटी देखी गई। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं बैड इम्पैक्ट्स की। तो सबसे पहला बैड इम्पैक्ट ये था कि ग्रोथ ऑफ इनएफिशिएंट पब्लिक मोनोपोलीज। मोनोपोली आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा कि मोनोपोली एक ऐसी मार्केट होती है जिसमें एक सिंगल सेलर का ही कंट्रोल होता है। तो 1991 से पहले 1990 तक हम कह सकते हैं कि किसकी मोनोपोली होती थी मार्केट में, पब्लिक सेक्टर की, यानी कि गवर्नमेंट की। तो मैं बोल रहा हूँ ना, इतनी सारी इंडस्ट्रीज खुली तो वो सारी इंडस्ट्री किसके कंट्रोल में थी, गवर्नमेंट के, सारी की सारी पब्लिक इंडस्ट्री ओपन हुई थी। उस टाइम पे प्राइवेट कंपनी खोलना अलाउड ही नहीं था। प्राइवेटाइजेशन हमारी 1991 में आई है, वो आप पढ़ोगे अभी चैप्टर नंबर 6 में। तो इस वजह से जो बैड इम्पैक्ट ये था कि जब पब्लिक सेक्टर की मोनोपोली थी, तो पब्लिक सेक्टर में आपको पता है कि कोई भी गवर्नमेंट कंपनी है या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है तो वहाँ पे बहुत ही कम काम होता है, प्रोडक्शन बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि कोई है नहीं, उसमें ट्रांसपेरेंसी थोड़ी कम रहती है। तो वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम ऑफ करप्शन देखी जाती थी, कि करप्शन होती थी, रेड टेपिज्म होता था। रेड टेपिज्म होता है कि बार बार चक्कर कटवाना, मतलब आपके काम नहीं करके देते। जैसे आप कई बार बैंक में जाते हो तो प्राइवेट बैंक में तो आपका ईजिली काम हो जाता है, बट गवर्नमेंट बैंक में कई बार क्या होता है, वो बोलते हैं ये डॉक्यूमेंट लाओ, ये करो, ये करो, आपको एक ही काम कराना होता है, बट उसके लिए आपको इतने चक्कर कटवाते हैं, इस डेट को आना, तब करना, इसके साइन करवाओ। तो इस सबको हम रेड टेपिज्म बोलते हैं, कि जब काम को टाली जा रहे हैं। तो पब्लिक सेक्टर में बहुत देखने को मिलता है, जिससे क्या था कि ये हमारा एक बैड इम्पैक्ट था कि पब्लिक कंपनी, पब्लिक इंडस्ट्री होने के लिए, होने की वजह से हमारी जो कंट्री है, जो हमारे इंडियन इकोनॉमी थी, वो बहुत ही लो प्रोडक्शन फेस कर रही थी। तो जैसे आपकी बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है, टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री जो थी वो गवर्नमेंट के ही कंट्रोल में थी, जैसे कि रिलायंस है, और भी बहुत सारी गवर्नमेंट सिम होते थे उस टाइम पे। तो इसमें इन्होंने बताया कि आपको भी पता होगा 1991 से पहले बहुत कम लोग थे जिनके पास टेलीफोन कनेक्शन था। क्यों? क्योंकि उसमें पब्लिक सेक्टर का कंट्रोल था, तो इसलिए वो सारे लोगों तक अपनी सर्विसेज ही नहीं पहुंचा पाते थे, बहुत कम जगह थे जहाँ सिग्नल अच्छे आते थे। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी। सेकंड आता है लैक ऑफ कंपटीशन एंड मॉडर्नाइजेशन। एक तो उस टाइम पे मार्केट में कंपटीशन बहुत कम था, और कंपटीशन कम होना भी एक ड्रॉबैक क्यों है, आप सोचो। अगर जब कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा होता है तो हम अपना बेस्ट प्रोडक्ट बना के देते हैं, क्योंकि हमें पता है मार्केट में कंपटीशन इतना हाई है, तो हमें बहुत अच्छी क्वालिटी कंज्यूमर को ऑफर करनी है। तो उस टाइम पे कंपटीशन कम था, तो इसलिए जो भी पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री बनाती थी वही कंज्यूमर को खरीदना पड़ता था। उन्हें पता था हम घटिया क्वालिटी भी देंगे, हाई प्राइस पे बेचेंगे, वो भी लोगों को खरीदना है, क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं है। सेकंड है मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन भी बहुत ही कम थी उस टाइम पे। मॉडर्नाइजेशन का मतलब होता है टेक्नोलॉजी, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। तो हमारी जो इंडियन इकोनॉमी थी उसमें टेक्नोलॉजी बहुत ही बैकवर्ड थी, पुअर थी बिफोर 1991। तो ये भी एक बैड इम्पैक्ट था इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का। नेक्स्ट हमारा आता है इनडिस्क्रिमिनेट स्प्रेड ऑफ पब्लिक सेक्टर। जैसे मैंने पिछले पॉइंट में भी बताया कि सिर्फ वहाँ पे पब्लिक सेक्टर की ही मोनोपोली होती थी। तो अब होता क्या था कि पब्लिक सेक्टर अपनी मर्जी से जो भी गुड्स चाहे बनाता रहता था, मैन्युफैक्चर करता रहता था। उसे पता था मैं कुछ भी बनाऊंगा, कैसी भी क्वालिटी का बनाऊंगा, वो ईजिली सेल हो जाएगा, क्योंकि कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं है मार्केट में। तो जैसे आपकी बुक में एग्जाम्पल दिया है कि वो ऐसे गुड्स बना रहा था, ब्रेड हो गया, शूज़ हो गए, और जिससे क्या हो रहा था कि वो रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा ओवर वेस्ट कर रहा था, ओवर यूटिलाइज कर रहा था। ठीक है, अब जैसे मानो ना कि कंट्री में रिसोर्सेज तो लिमिटेड ही है, अब उस रिसोर्सेज से प्रोडक्शन करी जा रहा है, उस रॉ मटेरियल को यूज़ करी जा रहा है, सिर्फ कौन यूज़ कर रहा है, पब्लिक सेक्टर। जिससे क्या था, प्राइवेट के लिए तो चीज़ें बहुत ही कम बच रही थी। प्राइवेट सेक्टर जब 1991 में अलाउ किया गया कि प्राइवेट लोग भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उनके पास रिसोर्सेज बहुत कम बचे थे, और ना ही उनके पास अपॉर्चुनिटी थी ज़्यादा इन्वेस्ट करने की, क्योंकि ऑलरेडी पब्लिक कंपनीज हर सेक्टर में एस्टेब्लिश थी। उसके बाद लास्ट पॉइंट आता है इकोनॉमिकल यूएबल स्टेट एंटरप्राइज। एनी प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेज वुड अल्टीमेटली शट डाउन। देखो जैसे इसमें लिखा है कि कोई भी प्राइवेट सेक्टर कंपनी होती है तो आपको पता है जब वो लॉस में जाती है
तो वो बंद हो जाती है ना, वो अपने बिजनेस को बंद कर लेते हैं इजीली। बट जो पब्लिक सेक्टर कंपनी होती है, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज होती है, चाहे वो कितना ही लॉस में जाए, वो तब भी कंटिन्यू ऑपरेट करती रहेगी। क्यों नहीं बंद होती? बिकॉज आपकी बुक में लिखा हुआ है कि पॉलिटिकल कंपल्शन की वजह से। क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये नहीं चाहती ना कि मेरे टाइम पे जब मैं कंट्री को चला रही हूँ उस टाइम पे काफ़ी इंडस्ट्री बंद हो जाए। तो इसलिए पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री चाहे कितनी लॉस में जाए, गवर्नमेंट उसे बहुत रेयर है कि बंद करे। जिससे क्या हो रहा है कि एक तो वो वैसे ही लॉस में जा रही है, ऊपर से उसके प्रोडक्शन जो है वो भी कम है, जिससे क्या हो रहा है इकोनॉमी में जीडीपी ग्रोथ तो कम ही चल रहा है क्योंकि इंडस्ट्री लॉस में है, फिर भी वो चलाई जा रही है अपने बिजनेस को। तो वो गवर्नमेंट से उधार लेके अपने एक्सपेंस को पूरा कर रही है, जिससे कि जो मनी सप्लाई है इकोनॉमी में वो भी कम हो रही है। तो ये भी एक मेन प्रॉब्लम देखी गई थी इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड कमेंट करें और शेयर करें अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ। और हमें इंस्टाग्राम पे डीएम करके भी आप अपनी डाउट्स पूछ सकते हैं और लाइव क्लासेस के लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।